हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी और आज का टॉपिक है मानचित्र। हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो मानचित्र है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने और भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मानचित्र के बारे में जानेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। हमने देखा था जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है ना। ग्लोब जब हम पृथ्वी का के अध्ययन करते हैं उस टाइम ग्लोब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य या जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? इसके लिए हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र जो है वह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसे कि पृथ्वी ग्लोब जो है ना वो पृथ्वी के पूरे भाग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर हमें छोटे छोटे हिस्से, पृथ्वी का जो छोटा छोटा हिस्सा, एक शहर के मानचित्र के बारे में, एक शहर के बारे में जानना हो तो उतने छोटे से जगह के बारे में हम ग्लोब पे तो नहीं अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें मानचित्र की ज़रूरत होती है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अब जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है जगह के बारे में, ठीक है, तो हम एटलस से देखकर आसानी से हम समझ सकते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लोब की अपेक्षा, यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा। कथन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ध्यान में रखना है, जो मानचित्र है ना वो ग्लोब की अपेक्षा उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? ग्लोब तो हमें बहुत बड़े, मतलब पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी देगी, लेकिन मानचित्र है ना छोटे छोटे जगह के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक, पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, इसमें भौतिक मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है? जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र क्या होता है? ये कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब हम जानेंगे मानचित्र के घटक के बारे में। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन सी? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। हम पूरे विश्व को तो हम नहीं एक साथ दर्शा सकते, लेकिन उसी चीज़ को, उसी भाग को हम एक छोटा सा भाग करके हम कागज के पन्ने पर दर्शाते हैं। और वो कैसे संभव हो पाएगा उसको हम यहाँ देखेंगे। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी, ठीक है, स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है।
जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि कैसे हम मानचित्र पर एक इतने बड़े एरिया को, क्षेत्रफल को हम कैसे एक मानचित्र पर एक छोटे से कागज़ पे कैसे हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पैमाना लिया जाता है, जैसे कि एक यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पैमाना दिया गया है कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पैमाने के आधार पर हम क्या करते हैं, मानचित्र पे दर्शाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मतलब मानचित्र एक छोटे से कागज़ पे होता है ना मानचित्र, तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो भी स्थान है वो कितने किलोमीटर को दर्शाया, 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ये जरूरी नहीं है 5 किलोमीटर, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी मानचित्र पे डिस्टेंस को रख सकते हैं। जैसे अगर आप और भी छोटा बनाना चाहे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आप कर सकते हैं, 100 किलोमीटर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कितना बड़ा आप मानचित्र बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पैमाना भी रख सकते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके एक जगह एक एरिया को एक छोटे से कागज़ पे मानचित्र में दर्शाया गया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर एक गांव है, एक जगह है, एक एरिया है, यहाँ खेल का मैदान दर्शाया गया है, पेड़ है, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, कुआं है, विद्यालय है और फिर यहाँ पे घर है सबका, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर और ये फलोद्यान है। तो इस तरीके से यहाँ रास्ता भी आपको दिखाया गया कि कैसे कैसे हम कहाँ पे किस तरीके से हम पहुँच सकते हैं। और यहाँ पैमाना देखिए इस तरीके से दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर का ये पैमाना लिया गया है इस मानचित्र में। ये एक गाँव का मानचित्र है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से मानचित्र पर दर्शाया गया था। ठीक है। अब हम जानेंगे दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि डायरेक्शन में नॉर्थ में जो होता है वो क्या होगा, उत्तर, साउथ, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इस कॉर्नर को उत्तर है, उत्तर और पूरब कहेंगे। इसे दक्षिण और पूरब कहेंगे, इसे दक्षिण और पश्चिम कहेंगे और इसे उत्तर और पश्चिम कहेंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमने इसके पहले भी क्लास में हमने देखा था कि याद कीजिए फर्स्ट क्लास जब हम जान रहे थे कि प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारा को देखकर डायरेक्शन पता करते थे। और ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में होता है, ध्रुव तारा होता है उत्तर डायरेक्शन में। तो जब हमें पता चल गया कि उत्तर इस डायरेक्शन में है और यहाँ से हम तो जानकारी ले सकते हैं ना कि दक्षिण किधर होगा एंड पूरब किधर होगा एंड पश्चिम किधर होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं अगर हमें एक डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा किधर है। तो यहाँ पता लगाइए। यहाँ हमने देखा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ अगर हमें पता लगाना है तो यहाँ इस तरीके से हम पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऊपर में उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूरब एंड पश्चिम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि शीला का घर, विकास का घर, करीम, ये सारे दक्षिण दिशा में हैं। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ में है, पेड़ है, ठीक है, सामुदायिक केंद्र हैं। और इसके वेस्ट में क्या है, दुकानें हैं, पोस्ट ऑफिस है,
ईस्ट में, तो यहाँ से हमें और माइनर अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। उत्तर पूरब में खेल का मैदान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है दिक् सूचक, ठीक है। इसकी सुई जो होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जब हमें पता चल गया उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि जो दिक् सूचक है उसकी दिशा हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतीक। यदि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, या किसी भी मानचित्र का क्या है तीसरा प्रमुख घटक, पहला तो दूरी था हमने देखा, दूसरा दिशा, अब तीसरा है प्रतीक। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तब आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, ठीक है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप चित्र भी बनाते होंगे तो बचपन में बनाया होगा, या अभी भी अगर आपको पेंटिंग की शौक है तो इस तरीके से आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमें पानी को दर्शाना है, जलाशय को दर्शाना है, समुद्र को दर्शाना है, तो हम नीला रंग का प्रयोग करते हैं। मैदान को दर्शाने के लिए हम ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए रूढ़ चित्र है, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन, रेलवे लाइन में भी बड़ी लाइन आपको इस तरीके से दर्शाया जाता है। मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से मानचित्र पे पूरे रेलवे तो नहीं बिछाया जाएगा ना, तो इस तरीके से आपको सिंबॉलिक रूप से दिखाया जाएगा। जैसे पक्की और कच्ची सड़क, किसी गाँव का चित्र आपको बनाया जा रहा है, मानचित्र पे है, तो वहाँ हम कैसे दर्शाएंगे कि कौन सी सड़क पक्की है और कौन सी सड़क कच्ची है। तो इस लाइन के द्वारा हम जानेंगे कि ये पक्की सड़क है, और ये इस लाइन के द्वारा हम जानेंगे कि ये कच्ची सड़क है, ठीक है। सीमा के बारे में अगर हम मानचित्र बना रहे हैं, जैसे देश का मानचित्र बनाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की सीमा को कैसे दर्शाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, राज्य की सीमा को इस तरीके से दर्शाएंगे, एंड जिला की सीमा को इस तरीके से दर्शाएंगे। वहीं बात करें नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ठीक है, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो नदी को इस तरीके से, ठीक, कुआं को, तालाब को इस तरीके से दर्शाएंगे, नहर को इस तरीके से दर्शाएंगे, एंड पुल को इस तरीके से दर्शाएंगे। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, किसी एरिया के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है और मानचित्र है वहाँ पे, तो हम कैसे समझेंगे कहाँ पे मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, तो यहाँ सिंबॉलिक रूप में आपको दर्शाया जाता है मानचित्र पे इस तरीके से, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन को इस तरीके से लिखा रहता है। बस्ती और कब्रिस्तान को इस तरीके से दर्शाया जाएगा, एंड पेड़ और घास को इस तरीके से दर्शाया जाएगा। ये पेड़ का सिंबल है और ये घास का सिंबल है, ठीक है। यहाँ देखिए सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए क्या दर्शाया गया है, कैसे नदी है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अभी हमने देखा था ना, मंदिर है, मंदिर को दर्शाया गया था इस तरीके से, ठीक है। सड़क है, ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन भी हमने देखा था ना, रेलवे लाइन को किस तरीके से दर्शाया गया है, इस तरीके से रेलवे लाइन को, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये सारे दर्शाए गए। ये पक्की सड़क है ये, और ये सारे कच्ची सड़क है, ठीक है। ये गिरजाघर है, मस्जिद है, ठीक है, इस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम यहाँ जानकारी प्राप्त करिए। ये मस्जिद है, सिंबल मस्जिद का है, छतरी का है, और ये गिरजाघर का सिंबल है, और ये मंदिर का सिंबल है। तो सिंबॉलिक रूप से आपको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कि ये क्या है, पेड़ को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सुंदरपुर गाँव का ये दर्शाया गया है। अब जानेंगे रेखा चित्र के बारे में।
रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब तो भाई लोकेशन का ज़माना है, व्हाट्सएप पे अपना करंट लोकेशन शेयर कर दिया और उस डायरेक्शन से आप उनके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो आपको लोकेशन ना सेंड करके एक कच्चा आरेख बनाकर आपको दे कि इस आरेखन पे इस तरीके से आपको आना है, तो उस तरीके से जो आरेख बनाया है उन्होंने उसी को क्या कहेंगे, रेखाचित्र आरेखन कहेंगे। रेखाचित्र मानचित्र कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खाका। ये खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या होता है, खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक कंप्लीट होता है और इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए। ज़रूरी है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तभी आप बड़े क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम ये समझ नहीं पाते हैं ना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से लिखें, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखना है, और आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन करके आपको आंसर भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या होगा, प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपका एनसीईआरटी पढ़ने से आपका कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।